हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स पाश्चराइजेशन एंड इट्स मेथड। आज आप पाश्चराइजेशन जो एक तकनीक है और उसके टाइप्स, उसके मेथड्स के बारे में आप जानेंगे। दैट इज LT-LT मेथड, ST-ST मेथड एंड UST मेथड। ये तीनों मेथड्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स होते हैं पाश्चराइजेशन के। बेसिकली 7 मेथड हैं पाश्चराइजेशन के, बट दीज 3 आर पॉपुलर। ये 3 बहुत पॉपुलर मेथड हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनते हैं। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप LT, TGT, नेट, DSSB किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पाश्चराइजेशन तो आपके भोजन संरक्षण की एक विधि है, फूड को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है पाश्चराइजेशन। उसके बारे में आज आप यहाँ फुल डिटेल्ड एक्सप्लेन में आप पढ़ेंगे। मैं आपको पाश्चराइजेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेथड्स एंड टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि दूध पाश्चराइज्ड है या नहीं है, या कोई भी फूड प्रोडक्ट आपका पाश्चराइज्ड है या नहीं है, वो हम आज जानेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हम पाश्चराइजेशन से एंड मिल्क से रिलेटेड करेंगे। वो बात की बात रही। फिलहाल लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाश्चराइजेशन एंड इट्स मेथड में इंट्रोडक्शन ऑफ पाश्चराइजेशन। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा मैं आपके संग डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मेरे साथ बायलिंगुअल स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के भी, हिंदी मीडियम के भी। अगर मैं इंग्लिश में मटेरियल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको हिंदी में अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ हिंदी में लिखूंगी एक एक चीज़, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक्सप्लेन भी मैं हिंदी में करती हूँ, लिखती भी मैं हिंदी में हूँ, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें इंग्लिश मटीरियल चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो मुझसे कई बार कह चुके हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए मैंने इंग्लिश में लिखा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको नोट डाउन कर सकते हैं इजिली, क्योंकि मैं एक एक लाइन को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा लर्निंग विद दिव्या के साथ। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन मैंने आपको बता दिया, भोजन को संरक्षित करने की, फूड को प्रिजर्व करने की एक बहुत फेमस टेक्निक है। मोस्टली जो है ये पाश्चराइजेशन, इसमें होता क्या है, इट इज़ अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मतलब ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा के द्वारा भोजन पदार्थों को या बिवरेजेस को, आपके पेय पदार्थों को प्रिजर्व किया जाता है। ये जो है एक ऐसी टेक्निक है, इट इज नॉट ओनली फॉर मिल्क। पाश्चराइजेशन इज अप्लाइड टू जूस, बियर, एग एंड मिल्क, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है मिल्क के लिए। मतलब पाश्चराइजेशन आपके जूस को प्रिजर्व करने के लिए, बियर को प्रिजर्व करने के लिए, एग को प्रिजर्व करने के लिए, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस किसके लिए ये हो गया है, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। पाश्चराइजेशन ये टेक्निक मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी फेमस है। क्या करती है वर्क? Pasteurization is a heat treatment process that destroy pathogenic microorganisms in certain food and beverages। जो भी आपके फूड है या बिवरेजेस है जिसको प्रिजर्व किया जाता है, उसके अंदर पाश्चराइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, मतलब ऊष्मा का उपचार किया जाता है, ऊष्मा के द्वारा उपचार किया जाता है, और जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु है, पैथोजन है, एंजाइम है, उनकी एक्टिविटी को खत्म कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो भी आपका भोज्य पदार्थ है या जो पेय पदार्थ है, उसका जो जीवन है वो बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा सिंपल आपके पाश्चराइजेशन। ये एक इंट्रोडक्शन है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या है। हु इन्वेंट पाश्चराइजेशन? तो पाश्चराइजेशन को खोजा किसने, मेथड किसने खोजा? तो इट इज नेम फ्रॉम द फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर ने इस मेथड को खोजा। ही वॉज द मैन, ये आप देख रहे हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर जो थे आपके फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट थे, रिनोड फॉर मेनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस। इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा योगदान साइंस में दिया है। रेबीज के टीके की खोज भी आपके लुईस पाश्चर ने की है, और इन्होंने पाश्चराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक दी है साइंस को। बहुत टाइम पहले एक कहानी है, कहानी क्या, ये रियल ट्रुथ ही है। जब आप लुईस पाश्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक जगह पे बियर खराब होने लगा था, तो लुईस पाश्चर ने चेक करके देखा कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला इसको एक हीट ट्रीटमेंट दो जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक जाए। तो इस तरीके से जो है बियर को प्रिजर्व किया जा सका। तो लुईस पाश्चर का इतना बड़ा योगदान हमारे साइंस में रहा है, जिसकी वजह से लुईस पाश्चर को फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है।
ठीक है। लुइस पाश्चर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आगे बन सकता है। प्रिजर्वेशन एंड पाश्चराइजेशन ऑफ फूड के मेथड इन्वेंट किए इन्होंने, जिसकी वजह से लुइस पाश्चर को फादर ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए, और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पर्पस ऑफ पाश्चराइजेशन। पर्पस मतलब कारण क्या है, पाश्चराइजेशन क्यों किया गया। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये जो पर्पस है ये देखना चाहिए स्टूडेंट। टू बी नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर मोर हीट रेजिस्टेंट नॉन स्पोर फॉर्मिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मिल्क। स्टूडेंट, आपके जो दूध है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आपके टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, हिंदी में उसको बोलते हैं ना क्षय रोग कॉज करता है, वो पाया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये नेसेसरी है। और इसके अलावा कुछ हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और पाए जाते हैं। हीट रेजिस्टेंट मतलब जो ऊष्मा को भी मतलब रेजिस्ट कर जाते हैं, जिनके ऊपर ऊष्मा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए जो है पाश्चराइजेशन किया जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, दूध को खराब कर सकते हैं, आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए दूध को पाश्चराइज किया जाता है। सबसे पहला पर्पस तो यही है। अब मैं आपको बताऊंगी और कौन कौन से हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं दूध में। सबसे पहला तो आपके हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है। ठीक है, देखिए ये है हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मतलब जो हीट से भी आपके रेजिस्ट हैं, जिनके ऊपर हीट का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनको भी, इनकी भी ग्रोथ को पाश्चराइजेशन के थ्रू खत्म किया जाता है। जिसमें सबसे पहला है ब्रुसेला अबॉर्टिस, जो ब्रुसेलियोसिस कॉज करता है, ब्रुसेला अबॉर्टिस। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आपके टीबी कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ टीबी। यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग को मतलब जिसकी वजह से तपेदिक क्षय रोग होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एंड द थर्ड वन इज कॉक्सिला बर्नेटाई। कॉक्सिला बर्नेटाई आपके क्यू फीवर कॉज करता है। कौन सा फीवर कॉज करता है, क्यू फीवर। कॉक्सिला बर्नेटाई भी आपके मोर हीट रेजिस्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से भी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस अगर 62 डिग्री सेल्सियस पे जाके रेजिस्ट खत्म होता है, तो कॉक्सिला बर्नेटाई आपके 63 डिग्री सेल्सियस पे जाकर खत्म होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। ये मैं जब आपको मेथड पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन मिल्क। ये दूध में आपके पाए जाते हैं तीनों। ब्रुसेला अबॉर्टिस जो ब्रुसेलियोसिस कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी को कॉज करता है, एंड कॉक्सिला बर्नेटाई जो क्यू फीवर कॉज करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। पहला पर्पस क्या है, इन्हें खत्म करना, जिससे कि दूध को बचाया जा सके एंड डिजीज कॉज होने से बचाया जा सके। सेकेंड पर्पस क्या है, द ट्रीटमेंट ऑल्सो डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज स्पॉइलेज एंड सो प्रोलॉन्ग द स्टोरेज टाइम ऑफ फूड। मतलब इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो हैं वो दूध में पाए जाते हैं, तो उनको भी खत्म करना। जो और इसके अलावा क्या करते हैं, एनहांस एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं दूध में पाश्चराइजेशन के थ्रू, तो उससे क्या हो जाता है, जो दूध का जीवन है, जो दूध की लाइफ है, वो आपकी क्या हो जाती है, या दूध है या फ्रूट जूस है जो आपको बाजार में मिलते हैं, डिब्बे में बंद होते हैं, या आपके बियर है, इन सब की जो लाइफ है, जो शेल्फ है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सटेंड हो जाती है, एनहांस हो जाती है, और इसको हम स्टोरेज टाइम, इसका जो है वो ड्यूरेशन जो है बढ़ जाता है। तो आपको दोनों पर्पस समझ में आ गए। पहला पर्पस था जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को खत्म करना। इसके अलावा सबसे सिंपल आप पहला ऑप्शंस में लिख लीजिए, मैंने इतना डिटेल में लिखा है, डिटेल में भी लिख लीजिए, लेकिन ब्रैकेट में सिंपल भी लिख लीजिए, टू किल द पैथोजेंस। ठीक है, टू किल द पैथोजेंस, बैक्टीरिया को खत्म करना। एंड द सेकेंड पर्पस ऑफ पाश्चराइजेशन दैट इज एक्सटेंड एंड एनहांस शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। मिल्क की लाइफ को बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, या कोई भी फूड बेवरेजेस की लाइफ को, उसके जीवन काल को, उसके ड्यूरेशन को, उसके समय को बढ़ा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट। हाउ पाश्चराइजेशन वर्क्स। पाश्चराइजेशन वर्क कैसे करता है, पैथोजेंस की एक्टिविटी को हम क्या पाश्चराइजेशन के थ्रू पैथोजेंस की एक्टिविटी को कैसे रोका जाता है। देखिए, ये आपके
फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये आपके एंजाइम है, ठीक है, ये आपके एंजाइम है या कोई भी पैथोजन है। तो आपको पता है पैथोजन एंजाइम हैविंग प्रोटीन, एंजाइम्स जो होते हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके से होते हैं वो, इस तरीके से आप समझ लीजिए एक तरीके से एक बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं, इस तरीके से बॉन्ड में बंधे होते हैं, लाइक दिस, इसी तरीके से बॉन्ड्स में बंधे होते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉर्मल सिचुएशन या नेटिव। क्या बोलते हैं? नेटिव। इस समय जो आपके एंजाइम है वो नेटिव स्टेज में है, मतलब टोटली ऑपरेटेड है एंड फंक्शनल है। जो एंजाइम आपके जो रॉ मिल्क है या जो भी दूध है, जो भी फूड बिवरेजेस हैं, ये इस सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम अपने बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं। इसको नॉर्मल सिचुएशन, नेटिव सिचुएशन बोलते हैं। नेटिव सिचुएशन का मतलब है आपके कि वो पूरी तरीके से फंक्शनल है, ऑपरेटेड है, अपने अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी जो भी क्रियाशीलता है उसको वो कर सकते हैं। जब हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये इस तरीके का हो जाता है, डीनेच्योर्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? डीनेच्योर्ड एंजाइम हो जाता है। इसका मतलब होता है डीनेच्योर्ड एंजाइम का कि इसके बीच में जो आपके बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिससे ये इस तरीके से बंधा हुआ था, ये बॉन्ड्स आपके क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये बॉन्ड्स आपके टूट जाते हैं। Denatured enzyme, all the bond present in the native enzyme, they are broken down due to the heat treatment. जैसे ही आपने दूध को पाश्चराइजेशन में, जैसे ही दूध को हीट करते हैं, तो जो ये एंजाइम होते हैं जो नेटिव सिचुएशन में होते हैं वो डीनेच्योर्ड एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी कर सकते हैं, वो बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर है? समझ में आया? और सिंपल तरीके से मैं समझा सकती हूँ। जैसे आप लोग छोटे पे गेम खेलते थे, चेन चेन गेम खेलते थे, सब आपस में बंध जाते थे ना, 10-15 लोग हो गए, तो वो क्या हो जाता था, उसमें पकड़ना आसान हो जाता था। किसी भी लास्ट खिलाड़ी को सब एक दूसरे की तरफ से घेर के पकड़ लेते थे। लेकिन वहीं आप अगर पूरा ब्रोकन डाउन हो जाए तो, और केवल एक आदमी को ही पकड़ना हो बहुत सारे लोगों को, तो वो नहीं पकड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये नॉर्मल सिचुएशन है, नेटिव सिचुएशन है, लेकिन जब हम हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, ये डीनेच्योर्ड एंजाइम हो जाते हैं। डीनेच्योर्ड एंजाइम का मतलब है कि इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नेटिव एंजाइम्स के बीच में, वो ब्रोकन डाउन, वो टूट जाते हैं, ठीक है, बाय द हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? पाश्चराइजेशन में। तो इस तरीके से आपके पाश्चराइजेशन, ये पैथोजेंस की एक्टिविटी को रोका जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, तो डीनेचर्ड जो एंजाइम होते हैं उसमें क्या हो गया, वो लूजेज इट फंक्शनैलिटी एंड एक्टिविटी। ये जो एंजाइम है, ये जो अब हो गया है इस तरीके का पैथोजन, ये कोई भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो क्या हो गए हैं, सब ऐसे टूट टूट के बिखर गए। ये इस तरीके से था और टूट टूट के क्या हो गया है, ये बिखर गया है बाय द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। आगे चलते हैं हम, मेथड्स ऑफ पाश्चराइजेशन। अब आपको पता है कि इस तरीके से एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है जो कि 2 में डिवाइड होता है। यहाँ से आपके हीटिंग स्टार्ट होती है और आपके जो दूध है वो हीट चैम्बर से होता हुआ आपके डायरेक्टली कूलिंग चैम्बर में आ जाता है, और फिर वो यहाँ पर आपके कूल हो जाता है। और कूल होके जो बॉटल है वो आपके, या जो भी जिस तरीके से भी दूध को प्रिजर्व करना होता है, डिब्बे में, बॉटल में, पैकेट में, उसमें उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। और यहाँ से आपके जो है वो रॉ मिल्क इसमें एंटर किया जाता है। एक ही चैम्बर होता है, उसी चैम्बर में 2 सेक्शन होते हैं, एक हीटिंग सेक्शन होता है, एक कूलिंग सेक्शन होता है। पाश्चराइजेशन की विधि ही बस यही है कि सबसे पहले दूध को बहुत तेजी से गर्म करना और उतनी ही तेजी से दूध को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो उसमें खत्म हो जाती है या रुक जाती है। तो यही हम समझेंगे, यही पाश्चराइजेशन के मेथड्स हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस मेथड जो है वो है आपके LTLT मेथड, दैट इज लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम मेथड। समझ में आ रहा है? या लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर मेथड बोलिए इसको, या आप इसको सबसे पहले सिंपली आप बोलिए LTLT मेथड में टेम्परेचर भी आपके लो होता है और काफ़ी लंबे समय के लिए इसमें दूध को जो आपके चैम्बर है उसमें रखा जाता है। LTLT मेथड इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग मेथड, होल्डर मेथड एंड बैच मेथड। इसको 3 और नाम से जाना जाता है। अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको होल्डिंग मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जो है स्टूडेंट बिलो द, मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, एंड फारेनहाइट में अगर आप जाएंगे तो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। तो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट मतलब 63 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 145.4 डिग्री फारेनहाइट
पर इसको गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर कैसा है? लो है। और ड्यूरेशन कैसी है? लॉन्ग है। कम टेम्परेचर पे लंबे समय के लिए। कितना लंबे समय के लिए? 30 मिनट के लिए यहाँ पर इस पे दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं, चैम्बर में इतनी देर के लिए रखा जाता है। सो इट इज नोन एज LTLT मेथड, या आप इसको होल्डिंग मेथड करते हैं, होल्डर मेथड करते हैं, या बैच मेथड करते हैं। 30 मिनट के लिए दूध को चैम्बर में होल्ड करके रखा जाता है। तो ये लॉन्ग टाइम हो गया। और टेम्परेचर भी कैसा रहता है? लो रहता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। फारेनहाइट में अगर आप जाएंगे तो 145 डिग्री फारेनहाइट रहेगा। आई होप आपका फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ होगा। द फर्स्ट मेथड इज LTLT मेथड, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम। सिंपल बोलिए, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। टेम्परेचर कैसा है? लो है। और समय ड्यूरेशन कितनी है? लॉन्ग है। 30 मिनट के लिए रखा जाता है, आधे घंटे के लिए। Now the second one is HTST method. ये second method है पाश्चराइजेशन का, that is HTST method. हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। टेम्परेचर यहाँ पर पहले वाले से ज्यादा होता है, दैट इज 71.8 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में अगर आप जाएंगे तो 161 डिग्री फारेनहाइट। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये दोनों मेथड जो है आपके बिलो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है टेम्परेचर इसमें। पहले में कितना था? 63, और दूसरे में कितना है? 71। तो 71 डिग्री सेल्सियस पर, या अगर फारेनहाइट में जाएंगे तो 161 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। वहां लो टेम्परेचर था, यहाँ कैसा है? टेम्परेचर हाई। वहां लॉन्ग टाइम था, यहाँ कैसा है? शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए। कितने समय के लिए? केवल 15 सेकेंड्स ओनली। वहां कितनी देर के लिए रख रहे थे LTLT मेथड में? 30 मिनट के लिए होल्ड करके रख रहे थे। दैट्स वाई LTLT मेथड इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग मेथड, होल्डर मेथड और बैच मेथड। बट HTST मेथड क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्यूरेशन कितनी कम कर दी? केवल 15 सेकेंड्स ओनली। टेम्परेचर कितना है? 71 डिग्री सेल्सियस। ये जो डेटा है ये आपको याद करना है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए, एंड HTST मेथड जो है आपका ऑल्सो नोन एज फ्लैश पास्चराइजेशन या फ्लैश मेथड। HTST मेथड का दूसरा नाम है आपके फ्लैश मेथड। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे दोनों मेथड। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। LTLT मेथड में क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। टेम्परेचर तापमान कम, और जो है उसको होल्ड करके रखते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा आप, LTLT मेथड को होल्ड करके रखते हैं। किसी भी चीज को आप पकड़ के रख रहे हैं, कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। तो जो दोनों चैम्बर होते हैं, मैंने आपको सिंपल समझा दिया, 2 चैम्बर होते हैं। एक ही चैम्बर होता है, उसमें 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। एक हीटिंग सेक्शन होता है और एक आपके कूलिंग सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन चैम्बर ये एक ही होता है पूरा। तो इसमें 30 मिनट के लिए आपके दूध रहता है, किसमें? LTLT मेथड में। तो जब ड्यूरेशन इतना ज्यादा हो गया है, 30 मिनट का लॉन्ग टाइम है, तो टेम्परेचर तो कम रखना होगा, वरना पता चला आपने ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो सारा दूध इसी में जल के खत्म हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और इसको इस सब नाम से जानते हैं। और टेम्परेचर आपने देख ही लिया, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। 63 डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट में 145 है, और यहाँ आपके टेम्परेचर ज्यादा कर दिया है, 71 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, और ड्यूरेशन केवल 15 सेकेंड है। क्लियर हो गया? थर्ड वन इज UHT मेथड। इसको अल्ट्रा हाई मेथड बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें जो है टेम्परेचर वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई मेथड, ठीक है। इसमें 135 डिग्री सेल्सियस पर 3 सेकंड के लिए केवल दूध को रखते हैं, और दूसरा टेम्परेचर इसमें होता है 137 डिग्री सेल्सियस, केवल 2 सेकंड के लिए रखते हैं, ठीक है। 135 डिग्री सेल्सियस, दैट इज, इसको फारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 275 डिग्री फारेनहाइट। कितना हो गया? 275 डिग्री फारेनहाइट। केवल 3 सेकंड के लिए दूध को रखते हैं, और 137 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 278.6 डिग्री फारेनहाइट हुआ। कितना हुआ? 278.6 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर हो गया? सेल्सियस में कितना है? 135 डिग्री सेल्सियस 3 सेकंड के लिए, 137 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री बढ़ा दिया 2 सेकंड के लिए।
ये जो दूध का जो इसमें जो दूध को रखा जाता है 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ये दूध की जो शेल्फ लाइफ है वो 90 दिन कर देती है। कितना कर देती है? 90 डेज। इसमें जो मिल्क, ये जो आपने मिल्क पाउडर या मिल्क देखा होगा ना, कैंड मिल्क आता है, एक डब्बे में पैक मिल्क आता है, आपने देखा होगा अमूल वगैरह का, तो वो वाला मिल्क इसमें होता है, अल्ट्रा हाई होता है वो। 90 डेज मिल्क की ड्यूरेशन को ये बढ़ा देता है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई मेथड। बेसिकली जो आप पैकेट का मिल्क यूज करते हैं वो ये 2 मेथड से ही किया जाता है। फर्स्ट वन इज LTLT मेथड एंड सेकेंड वन इज HTST मेथड। क्यों? क्योंकि जो दूध का pH होता है वो 4.5 से कम होता है। तो 4.5 से कम होता है, बिलो द pH लेवल ऑफ 4.5। इनमें 2 मेथड ही यूज किए जाते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस वाला एंड 71 डिग्री सेल्सियस, 71.8 डिग्री सेल्सियस वाला एंड 63 डिग्री सेल्सियस। दैट इज HTST मेथड एंड LTLT मेथड। क्लियर हो गया? जो आप पैकेट दूध लेते हैं उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन की होती है। 2 से 3 दिन के बाद वो दूध भी आपका खराब होने लगता है। अल्ट्रा हाई मेथड वाला जो दूध है वो आप घर में इजीली 2-3 दिन पैकेट के लिए यूज नहीं करते हैं। तो दीज आर द 3 बेसिक मेथड्स एंड वेरी फेमस एंड पॉपुलर मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन। फर्स्ट वन इज LTLT, जिसको आप होल्डिंग प्रोसेस ऐसे याद रखेंगे। आप 30 मिनट के लिए दूध को होल्ड करके रखेंगे तो टेम्परेचर को कम कर देंगे, वरना दूध सारा जल के खत्म हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे जब हम जाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम दूध को कम समय के लिए रखेंगे, केवल 15 सेकंड के लिए रखेंगे। अल्ट्रा हाई में तो दूध को इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं कि केवल और केवल कुछ सेकंड के लिए दूध को चैम्बर में रखा जाता है, 3 और 2। और ये जो मेथड है ये केवल और केवल आपके दूध के लिए एप्लीकेबल है, दोनों मेथड, LTLT, HTST एंड UST मेथड। एंड दीज आर द 3 वेरी फेमस मेथड। तो आई होप आपको ये मेथड्स पाश्चराइजेशन के क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पाश्चराइजेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाश्चराइजेशन। एडवांटेज मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले आपको बताया, सिंपल आप लिख लीजिए, इट किल पैथोजेंस। ये जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उनको खत्म कर देती है। एनहांस स्टोरेज पीरियड, एनहांस एंड एक्सटेंड ऑफ शेल्फ ऑफ लाइफ, बढ़ा देती है, आपकी स्टोरेज पीरियड को बढ़ा देती है। जैसे जूस को आपने देखा होगा कितने टाइम तक के लिए उस पर लिखा होता है कि 6 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप जूस का रियल, ट्रॉपिकाना ये सब लाते हैं तो आपने देखा होगा आफ्टर ओपनिंग तो 1 महीने के अंदर आई थिंक कंज्यूम करना होता है, या 1 वीक के अंदर कंज्यूम करना होता है। लेकिन अगर आप उसको ओपन नहीं करते हैं तो 6 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है जब से वो मैन्युफैक्चर्ड होता है। एंड डीएक्टिवेट्स एंजाइम, जो भी एंजाइम उनके अंदर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया एंजाइम जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ये उनकी वर्किंग कंडीशन है, नेटिव कंडीशन है। हीट ट्रीटमेंट देने कर हम उनको क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, वो टूट जाते हैं, डीनेचर्ड एंजाइम हो जाते हैं। डीनेचर्ड एंजाइम का मतलब है कि वो अब अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, अगर वो नेटिव कंडीशन में है इसका मतलब वो एक्टिव कंडीशन में है, ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छे से एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो अपनी क्रियाशीलता कर रहे हैं। लेकिन हीट ट्रीटमेंट देकर हम नॉर्मल अपने घर में दूध क्यों खिलाते हैं, ताकि हम दूध को सड़ने से बचा सकें। उनके एंजाइम के जो अंदर जो एंजाइम्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, तो उसको नेटिव एंजाइम बोलते हैं, उसको डीनेचर्ड एंजाइम बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखेंगे। इस तरीके से आप एक डेफिनेशन और एक और टर्म अच्छे से समझ सकते हैं। व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन मैंने आपको समझा दिया है, अब आप उसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, डीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या है। डिसएडवांटेज क्या है पाश्चराइजेशन का? डज नॉट किल हीट रेजिस्टेंट पैथोजेंस, जो मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से थे? कोक्सिला बर्नेटाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड ब्रुसेला अबॉर्टस। अब एक चीज देखना, जो आपके ये वाला मेथड है LTLT मेथड, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो 62 डिग्री सेल्सियस पे जाकर रेजिस्ट, मतलब उसकी ग्रोथ रुकती है। जो कोक्सिला बर्नेटाई है वो मोर हीट रेजिस्टेंट है, वो 63 डिग्री सेल्सियस पर आकर ही उसकी एक्टिविटी रुकती है, कोक्सिला बर्नेटाई के। एंड दीज 3 हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर फाउंड इन मिल्क। और ये क्या करते हैं, ये दूध को तो खराब करते ही करते हैं, साथ ही साथ डिजीज भी कॉज करते हैं। समझ में आ रहा है बात? आपको क्लियर हो रही है? तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या करता है, जो पाश्चराइजेशन का मेथड है, डज नॉट किल, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है, लेकिन हाँ उनकी ग्रोथ को, उनकी एक्टिविटी को एक टेम्परेचर जो है वो रोक देता है
ख़त्म नहीं करता है। मैं ये कहूँ आपसे कि ये तीनों बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये तीनों बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते। दीज आर 3 हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फाउंड इन मिल्क। रिडक्शन इन द न्यूट्रिशन कंटेंट, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो दूध की और जूस की आपने देखा होगा बिल्कुल जो है थोड़ा सा गिर जाती है। जैसे आपकी हेयर लाइक अरोमा, जो दूध की एक फ्रेशनेस, जो आपके खुशबू होती है वो आपको उस दूध में नहीं मिलती। जो आप पैकेट का दूध यूज़ करते हैं वो खुशबू नहीं होती, वो टेस्ट नहीं होता। थोड़े भाई इतना ज़्यादा जब हीट पे हम ले जाते हैं तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक बी ग्रुप्स के वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा सा आपके न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे तो फ़र्क पड़ता ही है। बट उससे दो चीज़ें होती हैं, स्टोरेज पीरियड बढ़ जाता है और डीएक्टिवेट्स एंजाइम हो जाते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पास्चराइजेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वन इज फॉस्फेटेज टेस्ट। व्हाट इज फॉस्फेटेज टेस्ट? देखिए, दूध में एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम है दूध में। अभी तो हमने बैक्टीरिया की बात करी, पैथोजेंस की बात करी, अब मैं आपको एंजाइम की बता रही हूँ। दूध में आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है कच्चे दूध में। किस में पाया जाता है? कच्चे दूध में, जो रॉ मिल्क होता है। तो फॉस्फेटेज टेस्ट ये बताता है कि आपका जो मिल्क है वो प्रॉपरली पास्चराइज्ड है या नहीं है, या वो उसको मतलब अच्छे से पास्चराइज किया गया है कि नहीं किया गया। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके जो ट्यूब होती है जो लैब में यूज़ करते हैं हम, उसमें दूध ले लेते हैं और उसमें क्या डाला जाता है, उसमें आपके सोडियम डाइफिनाइल फॉस्फेट की ड्रॉप्स डाली जाती हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं हम? डायसोडियम फिनॉइल फॉस्फेट। इसको बोलते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, बिकॉज अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम दूध में पाया जाता है। तो ये कच्चे दूध में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम जो ट्यूब है हम ले लेते हैं लैब में, मान लीजिए, तो इसमें हमने क्या लिया, कच्चा दूध ले लिया। फिर हम क्या डालते हैं इसमें? डीएसपी डालते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होती है डीएसपी इज डायसोडियम फिनाइल फॉस्फेट, ये लिखा है डायसोडियम फिनाइल फॉस्फेट डालते हैं। यह क्या करता है? लिबरेट्स करता है फिनॉल। इससे क्या निकल के आता है? फिनॉल। सेकेंड वन इज फिनॉल, लिबरेट्स करता है फिनॉल। फिर हम इसमें एक इंडिकेटर डालते हैं, दैट इज वी एड 2,6 डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड, 2,6 DCQC, डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड। जब हम 2,6 डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड डालते हैं, गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, जो फिनॉल है वो इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है। अगर ब्लू कलर दे रहा है, दैट इज कि ये दूध अच्छे से पास्चराइज्ड नहीं किया गया है। अगर उस दूध का रंग बदल के ब्लू कलर का हो जाए, ये चेक करा जाता है कि ये दूध आपके इसमें मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट है। जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है वो आपके अगर प्रॉपरली पास्चराइज्ड है, अच्छे से पास्चराइज्ड है, तो उसके कलर में चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। कच्चे दूध में आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर उसको अच्छे से पास्चराइज नहीं किया गया है तो उसमें हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लैब में होता है, क्या डालते हैं? सबसे पहले डीएसपी डालते हैं। डीएसपी दैट इज डायसोडियम फिनाइल फॉस्फेटेज डालते हैं। डायसोडियम फिनाइल फॉस्फेटेट डालते ही फिनॉल लिब्रिकेट होता है, मतलब फिनॉल में वो कन्वर्ट होता है। फिनॉल रिएक्ट विथ डायसोडियम, या आप बोल सकते हैं फिनॉल रिएक्ट विथ फॉस्फेटेज। इसके साथ जो है ये फॉस्फेटेज के साथ रिएक्ट करता है फिनॉल। जब वो रिएक्ट करता है देन वी ऐड 2,6 डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड, डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड। डाइक्लोरोक्विनीन क्लोरामाइड एक आपके इंडिकेटर है। इसको डालते ही जो है दूध का कलर अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब जो है दूध आपका प्रॉपर्ली पास्चराइज्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कलर में चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब दूध आपका प्रॉपर्ली पास्चराइज्ड है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ नोन एज एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। ये एक टेस्ट है, ऐसे और बहुत सारे टेस्ट होते हैं दूध को चेक करने के लिए। आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, सिंपल स्ट्रिप्स भी आ गई हैं। वो स्ट्रिप्स जो हैं इन्हीं की बनी होती हैं, डीएसपी की, डीसीक्यूसी की, फेनॉल की, और वो डायरेक्टली दूध में डाली जाती हैं। तो वो स्ट्रिप जो है अगर ब्लू हो गई तो इसका मतलब कि जो है आपके दूध प्रॉपर्ली पास्चराइज नहीं है। ये एक लैब में होने वाला है आपके एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया। तो दिस टेस्ट इज नोन एज एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट।
क्यों? क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम दूध में पाया जाता है, कच्चे दूध में पाया जाता है। पाश्चराइज्ड मिल्क में अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं पाया जाता। यही चेक करने के लिए हम ये टेस्ट लैब में किया करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स पाश्चराइजेशन टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। करेंगे आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा आप सबको। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।